हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हरीश चौहान और आप देख रहे हैं वीआईपी मैटर। दोस्तों, पति पत्नी के बीच में जब कोई तीसरा आ जाता है तो पूरा जो व्यक्ति का गृहस्थ जीवन है पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। और अगर नासमझी हुई तो मर्डर भी होते हैं। आज की जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह घटना बिहार के मोतिहारी ज़िले की है, जिसमें एक पत्नी दो प्रेमी के साथ रहती है और अपने पति के रहते हुए भी। तो आइए जानते हैं क्या है कहानी। उस दिन उस गांव में शादी समारोह था। एक महिला भी थी जिसके पास 2 बच्चे थे। बच्चों की वजह से उसे खाने पीने में कुछ परेशानी महसूस हो रही थी। बच्चे उसे परेशान कर रहे थे। फिर उस महिला ने एक 15 साल के बच्चे को 20 साल के बच्चे को अपने पास बुलाया, जो शादी समारोह में शामिल था, और अपनी मदद करने के लिए वह महिला उस लड़के से कहती है और वह लड़का मान जाता है और उसकी हर तरह से खाने में, पीने में या बच्चों को संभालने में उसकी मदद करने लगता है। थोड़ी ही देर में वह महिला का अच्छा खासा दोस्त बन जाता है और मोबाइल नंबरों का आदान प्रदान होता है। लेकिन जो लड़का था, महिला का दोस्त, उसका एक और दोस्त था, उससे 1 साल बड़ा था, 21 साल का। जब वह देखता है कि हमारा दोस्त ने इस महिला से दोस्ती कर लिया है तो वह भी कहता है कि मैं भी तुम्हारी दोस्त से दोस्ती करूंगा। और फिर दोनों की दोस्ती उस महिला से हो जाती है। महिला की उम्र 30-31 के आसपास थी और वक्त के साथ महिला के उन दोनों लड़कों से नाजायज़ रिश्ता भी कायम हो जाता है। 18 नवंबर 2023 की यह घटना है और घटना बिहार के मोतिहारी ज़िले की है। नेपाल देश का हमारा जो पड़ोसी देश है, वहाँ पर एक जगह है चितवन। इसी के इलाके में किसी सामान से भरी हुई एक बोरी राहगीरों को दिखाई देती है। फिर वहाँ पर काफ़ी लोग जमा हो जाते हैं, लेकिन जब बोरी का मुंह खोला जाता है तब वह एक 30-31 साल के शादीशुदा महिला की लाश के रूप में दिखाई देती है। तब जो राहगीर थे वे पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस अभी आसपास का मुआयना ही कर रही थी, तभी एक और बोरी मिल जाती है। उससे भी खोला जाता है, उसमें भी एक लाश थी, लेकिन लाश एक लड़के की थी। अब यह लड़का कौन था, यह महिला कौन थी, इस बात को लेकर नेपाल पुलिस बहुत परेशान हो जाती है। पुलिस हर तरह से पता लगाने की कोशिश में थी कि लाशें आखिर हैं तो हैं किसकी। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। उसमें दिखाई दे रहा था कि दोनों लाश को एक ही साइकिल पर लाया गया था, लेकिन लाने वाले का चेहरा साफ नहीं था, ढका हुआ था। तभी पुलिस को वहीं पर एक थैला मिल जाता है जिस पर एक जगह का एड्रेस लिखा हुआ था, मोतिहारी का सुगौली, यही जगह का पता था। नेपाल पुलिस मोतिहारी के सुगौली में आती है
और सुगौली के जो पुलिस है, लोकल पुलिस, उसकी सहायता लेती है। लोकल पुलिस की सहायता से मोतिहारी पुलिस को जब पूरा मामला मालूम होता है, नेपाल पुलिस जब मोतिहारी पुलिस को सारा मामला बताती है कि हमारे नेपाल में बोरी में 2 लाशें मिली हैं, तब मोतिहारी पुलिस को याद आता है कि 30 अक्टूबर 2023 को पुलिस ने एक गुमशुदगी का एफआईआर दर्ज किया था। यह मोतिहारी के फुलवरिया गांव के रितेश शाह की गुमशुदगी की एफआईआर थी, जो पिछले कई दिनों से गायब था। उसके पिताजी ने गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करवाई थी। पुलिस ने पिताजी से पूछा भी था कि अगर किसी पर शक है तो वह बताएं, लेकिन पिता ने कहा था कि मेरे बेटे का जो दोस्त है ऋषभ, जिसका अवैध संबंध एक महिला से चल रहा है, उसका नाम संजू देवी उर्फ अस्मिता है। अब आप समझ गए होंगे, नेपाल पुलिस को बोरी में जो 2 लाश मिली थी वह संजू देवी उर्फ अस्मिता और ऋषभ की थी। फिर पुलिस रितेश को खोजने लगती है। पिता से पूछताछ होती है तो वह कहता है कि मेरा बेटा तो खुद कई दिनों से गायब है साहब। फिर पुलिस के सामने एक और नाम आता है, अखिलेश भगत का। वह सुगांव का निवासी था, जो संजू देवी का पति था। फिर 2 जनवरी 2024 को पुलिस अखिलेश भगत को दबोच लेती है और जब पूरी तरह से उससे पूछा जाता है तो बेचारा टूट जाता है और सब कुछ तोते की तरह रटने लगता है। अखिलेश भगत संजू का जो पति था वह क्या कहानी बता रहा है, सुनिए। 2013 में अखिलेश भगत की शादी संजू उर्फ अस्मिता से हुई थी। वक्त गुजरने के साथ साथ उनके 2 बेटे भी हुए। जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 6 साल पहले वह फुलवरिया गांव में एक शादी समारोह में गई थी। फिर उससे 10 साल छोटे 2 लड़कों से उसकी दोस्ती हो जाती है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। और तीनों के बीच में अनैतिक संबंध भी कायम हो जाता है। दोनों लड़कों से उस महिला का नाजायज़ रिश्ता कायम हो जाता है। लेकिन इस बात की जानकारी संजू के पति अखिलेश भगत को नहीं थी। लेकिन एक दिन ऋषभ जो था, महिला का एक दोस्त, अखिलेश से कह देता है, महिला के पति से कह देता है कि उसकी पत्नी का नाजायज़ रिश्ता रितेश के साथ चल रहा है। फिर अब अखिलेश भगत के दिमाग में शैतान पैदा होता है और ऋषभ, अखिलेश भगत और संजू देवी मोतिहारी के डेरा इलाके में 23 अक्टूबर 2023 को रितेश को बुलवा लेते हैं। अखिलेश अपने दोस्त विनय को भी बुला लेता है और जब अखिलेश रितेश से पूछने लगता है तब वह बताने लगता है शुरू से लेकर आखिरी तक। और तब अखिलेश भगत अपने गमछे से उसका गला घोंट देता है और इतने ज़ोर से खींचता है गमछे से
उसकी गर्दन को कसता है कि फिर रितेश एक लाश के रूप में तब्दील हो जाता है। और तीनों मिलकर, संजू देवी, अखिलेश, विनय और ये ऋषभ, ये चारों मिल कर के रितेश की लाश को एक गड्ढे में दबा देते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। इसी बीच 30 अक्टूबर 2023 को संजू देवी ऋषभ के साथ घर छोड़कर कहीं भाग जाती है। उसका पति अखिलेश भगत उसे बेचैनी से तलाश रहा था, लेकिन तभी उसे एक आदमी बताता है कि तुम्हारी पत्नी तो नेपाल के रास्ते पर जाते हुए मिली थी। उसी पते पर वह जाता है नेपाल और उसकी पत्नी मिल जाती है। और अखिलेश भगत जो देखता है तो उसका खून खौल जाता है। ऋषभ के साथ वह संबंध बनाते हुए उसको अखिलेश भगत देख लेता है, लेकिन उन दोनों को यह एहसास नहीं होने देता है कि उसने कुछ देखा है। फिर वह सोते हुए ऋषभ के गले में गमछा डालता है और उसकी हत्या कर देता है। जब ऋषभ की हत्या करते हुए उसकी पत्नी संजू देवी देखती है तो वह चिल्लाने की और चीखने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अखिलेश भगत अपनी पत्नी के गले में भी वही गमछा डाल करके और उसी की भी हत्या कर देता है और दोनों लाशों को बोरी में भरकर चितवन के जंगली इलाके में फेंक देता है, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। पुलिस ने अखिलेश भगत को जेल भेज दिया है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि महिला अगर यह सब नहीं करती तो बहुत अच्छा खासा छोटा सा परिवार था, हंसता खेलता परिवार उसका बर्बाद नहीं होता और 3 मर्डर भी नहीं हुए होते और अखिलेश भगत जेल में नहीं होता। तो दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप सतर्क रहें, अपने परिवार को भी सतर्क रखें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।